नमस्कार। वृद्धि लीगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से एक एपिडेमिक और पैंडेमिक की सिचुएशन फैल गई है, उसी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई। लॉकडाउन के कारण से बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि काम नहीं कर रही हैं, और जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश के हैं, जिनका पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, उनका अब यूज नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी एक खबर आ रही है कि सन 2021 में भारत के 21 राज्यों में सूखा पड़ने की आशंका है, और सूखा के साथ साथ जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, वो काफी नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से इंसानों को पानी नहीं मिल सकेगा। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में जुड़े हुए हैं ऋत्विक वर्मा और अरुण कुमार, जो कि दोनों ही लॉ स्टूडेंट्स हैं। इस पैनल डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी इस पैनल डिस्कशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो वी विल ट्राई कि हम लोग कुछ सॉल्यूशंस तक पहुंचें, और कोशिश करें कि जो भी व्यूअर्स हमारे हैं वो भी उन सॉल्यूशंस को अपनाएं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऋत्विक से। तो ऋत्विक, आपका क्या सोचना है कि जिस तरीके से अभी देश में इतनी बड़ी स्कार्सिटी आने वाली है कि पानी पीने को नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ये भी है कि जिस तरीके से हर साल कई प्रदेशों में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पानी का स्तर जो भी नदियां हैं उसमें ऊपर हो जाता है, और इस साल चूंकि इंडस्ट्रीज में या कई सारी फैक्ट्रीज में पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो फिर इस बार पानी का स्तर और ज्यादा ऊपर आने की भी आशंका है। एक तरफ हमारे सड़कों पे पानी होगा जिसको हम पी नहीं सकते, और वहीं दूसरी ओर हमारे नलों में पानी नहीं आएगा। क्या इस स्थिति से हम एज अ लॉ स्टूडेंट या एज लॉयर्स, हम लोग किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकते हैं, सोशल लेवल पर भी और लीगल लेवल पे भी? तो इस पे आपकी क्या राय है? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस। सर, इस टॉपिक पे जैसा आप सब जानते हैं दैट वाटर स्कार्सिटी हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हमेशा से। तो कई लोगों लेकिन इतने कुछ के बाद भी हम लोगों को कई बार कुछ मेजर्स बताए जाते हैं जो हमें अप्लाई करने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए, लेकिन वी आर सो मच इग्नोरेंट ऑल ऑफ दिस दैट हम इतने इग्नोरेंट हैं इन सब चीज़ों को लेके दैट हमें जो एफर्ट्स लेने चाहिए या जो मेजर्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं दैट वी शुड स्टार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उसके बाद से बहुत लोग कहते हैं दैट नॉर्मल गाइडलाइंस भी हैं, सब कुछ है दैट हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अब आफ्टर दिस एपिडेमिक ऑफ कोविड-19, तो आप सबको जैसे पता ही है कि कहा जा रहा है दैट वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली, और उसके बाद से 20 सेकंड्स तक हाथ धोने चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन इन सब के बाद जो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसी तरह से इसके भी अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे पानी, हम लोग सब जानते हैं कि पानी इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी लिविंग बीइंग एज वेल। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हमारे पास कुछ मेजर्स हैं जो हम लोग ला सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। सबको पता है बारिश इस बार भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वाटर टेबल तो राइज होगा, यानी कि कई राज्यों में बाढ़ आएगी, हमेशा आती है। फॉर एग्जाम्पल आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इतने सालों में भी कोई गवर्नमेंट कोई एज सच मेजर या जो लेना चाहिए कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको वो नहीं ले पाई है आज तक। तो अगर कुछ ऐसे मेजर्स डेवलप किए जाएं, या फिर और उस पे सोशल लेवल पे हम लोग वही सोशल अवेयरनेस फैला सकते हैं दैट हर कोई पानी को सेव करे, वेस्ट ना करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे। उसके अलावा फिर जो फॉर एग्जांपल जैसे रेन वाटर हो गया, और उसके अलावा जो नॉर्मल फॉर एग्जांपल जो डेली जो कोर्स में हम लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी बिल्कुल बचत करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल कि दैट हम उस पानी को पीने के लिए जरूर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट उसको कपड़े धोने के लिए या फिर घर साफ करने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। और नॉर्मल वाटर जो है वो कई बार तो पौधों में पानी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज हम्म। प्लांट्स डजंट रिक्वायर दैट कि हाँ बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए। तो उसके लिए, और रही बात लीगल मेजर्स पे, लीगल मेजर्स उसके लिए एज फार एज आई थिंक दैट यही नेसेसिटी है दैट देयर शुड बी अ प्रोविजन दैट शुड बी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जो हर किसी के लिए मैंडेटरी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सबने मोटर व्हीकल एक्ट्स में देखा
जब तक लोगों को कहा गया कि मतलब उसमें जो पेनल्टी थी वो लाइट वेट थी, कोई एज सच फ्री पेनल्टी ज्यादा नहीं थी, तो हर कोई इग्नोरेंट था दैट हाँ ठीक है यार पहन लेंगे हेलमेट, क्या दिक्कत है। बिकॉज हमारे इंडिया में लोग अपनी सेफ्टी, अपनी नेसेसिटी से ज्यादा इस चीज पे कंसर्न है दैट ठीक है यार देखी जाएगी। तो अगर हमें ये मेंटालिटी चेंज करनी है तो बहुत टीडियस टास्क है वो, क्योंकि एक दिन में किसी की सोच नहीं बदली जा सकती। हाँ, अगर हम लोग उनके लिए ये मेजर्स ले आए, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में जब अमेंडमेंट हुआ तो जो फाइन अमाउंट था वो बढ़ा दिया गया। हमने खुद नोटिस किया दैट सड़कों पे लोग दिखने लग गए जो कि अपने कार्स में सीट बेल्ट लगा के जाते हैं और बाइक्स पे हेलमेट पहन के जाते हैं। पिलियन राइडर, आज तक कभी भी बहुत रेयरली ऐसा होता था जब पिलियन राइडर हमें हेलमेट पहना हुआ दिखे, लेकिन आफ्टर द पेनल्टी वाज बीइंग रेज्ड हम देख रहे हैं। वैसे ही अगर कोई पेनल्टी हो जाए जैसे, या कोई ऐसा लॉ बन जाए दैट इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल in every house to maintain a plant for rainwater harvesting, to maintain a proper bucket, or we can say that कोई टंकी आप वहां पे लगा लें या कुछ कर लें जिसमें आपका जो नॉर्मल डेली यूज का जैसे पानी है वो अभी आप बच। की जो गाइडलाइंस हैं, जो अभी डेवलपमेंट अथॉरिटीज गाइडलाइंस ला रही हैं, तो जो भी नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसमें ऑलरेडी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रूफटॉप पे मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी व्हाट ऋत्विक फील्स इज दैट कि मोर स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड, और स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए आज भी देश को, ताकि लोग अवेयर हो सकें। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरुण, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे ऋत्विक ने मैंने बोला अभी कि जैसे हर साल बिहार में बाढ़ आ जाती है, कोसी नदी जो है हर बार सड़कों पर दिखाई देती है, और वहीं पिछले साल हम लोगों ने देखा कि चेन्नई में सूखा पड़ा और जो लोग थे उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था, ताकि जो ऑफिसेज में टॉयलेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल ना किया जाए, और इसके अलावा जो ऑफिसेज में पानी मंगाया जाता था उसका भी इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस स्तर की स्कार्सिटी पानी की एक तरफ देश झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर देश झेल रहा था बाढ़ से। तो इस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि सरकारों को ऐसे कौन से ऑर्डिनेंसेस या लॉज पास करने चाहिए ताकि इन सब तरीकों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डुअल नेचर की है कि एक तरफ स्कार्सिटी है और एक तरफ एक्सेस है, उसको किस तरीके से चैनलाइज किया जा सकता है लीगल मेथड से? थैंक यू सर। एक्चुअली सर इस क्राइसिस में बात है कि हम लोगों ने खुद नेचर को इतना वॉयलेट किया है, नेचर को इतना हार्म किया है कि अब वो हमें वापस पड़ रहा है। एक्चुअली सर ऋत्विक की बात सही है कि कई सारे लॉज बनाए जाने चाहिए। जैसे सर एक बहुत पहले वो फॉरेस्ट के लिए लॉज आए थे कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो आपको 10 लगाने होंगे। बिल्कुल वैसे ही हम लोग कई सारी पॉलिसीज ला सकते हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री में पानी की यूसेज इतनी हो रही है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि सी वाटर को, बहुत से आजकल टेक्निक्स है जिनसे सी वाटर को ड्रिंकेबल और यूजेबल बनाया जा सकता है, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी गंदगी नदियों में जा रही है उन सब इंडस्ट्रीज को प्रोहिबिट करना चाहिए। इवन तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी अपना सारा कचरा, अपना सारा वेस्टेज नदियों में डालती हैं, और अगर नहीं डालती तो उधर जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो लोग अपना कचरा वहाँ पे फेंकते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग का जो पानी का, जब हम लोग अपने नेचर के साथ ही गलत तरह से एक्ट करेंगे, उसको हार्म करेंगे, तो हमें एट द एंड वापस वही चीज़ मिलेगी जो हम दे रहे हैं उसको। लेकिन जिस और तरीके से आप बात कर रहे हैं पॉलिसीज की, तो ऑलरेडी पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है उन लोगों के ऊपर जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि फॉरेस्ट को अगर कोई काटता है, फॉरेस्ट से एक पेड़ को काटता है तो 10 पेड़ लगाएगा, वो सारी चीजें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के अंतर्गत गवर्न हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी क्या आपको ये नहीं लगता कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एक तरीके से आज के समय में लाइसेंस हो गया है उद्योगपतियों के लिए, कि अगर वो पेड़ काटते हैं तो वो एक तरीके से 10 पेड़ का पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। अगर उन्हें लैंड चाहिए तो वो लैंड को साफ करते हैं, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है इस देश का, उसमें वो सारा पैसा जमा करवा देते हैं। तो जो स्कीम थी कि जो भी इंसान गंदगी मचा रहा है उसी को सफाई करना पड़ेगा, आज वो उस तरीके की गंदगी फैला करके पेमेंट्स कर दे रहा है, फंड्स में पैसे डाल दे रहा है, और उससे कहीं ना कहीं बच जा रहा है। तो उस मायने में देखा जाए तो जो ऋत्विक की बात थी वो ये मेरे ख्याल से बेहतर थी कि और स्ट्रिक्ट लॉज आ सकते हैं इस देश में एनवायरनमेंट को लेकर। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि जिस तरीके से अलग अलग फील्ड के लॉयर्स होते हैं, कि क्रिमिनल लॉयर्स हो गए, सर्विस मैटर के लॉयर्स हो गए,
पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर्स हो गए, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉयर्स हो गए, कॉरपोरेट लॉयर्स हो गए, हमारे देश में क्या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स की जरूरत नहीं है? लॉ बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनकी, जिस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे केसेस पढ़े एमसी मेहता के, तो क्या उस तरीके से आप लोगों को लगता है क्या कि हमारे देश में और वैसे इन्वायरमेंटलिस्ट काइंड ऑफ या इन्वायरमेंटल हार्ट रखने वाले लॉयर्स की जरूरत है? ऋत्विक। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडीड दैट वी नीड सम लॉयर्स और फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड जो कि एनवायरनमेंट के रिगार्ड में कुछ कंसर्न रखते हैं। बट सर हमारे देश में जैसे आपने जो अभी एक एग्जांपल दिया, जो अरुण जी ने एग्जांपल दिया, आपने दिया वो दैट पोलिटर पे प्रिंसिपल का। सर हमारे देश में फिलहाल एट प्रेजेंट हर चीज मॉनिटरी हो गई है, हर कोई हर चीज को मॉनिटरी बेसिस पे देखता है, और बिल्कुल वो बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ देयर नेसेसिटी, बिकॉज हमारे खुद के देश में चीज कहा जाता है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। वैसे ही सर जो पॉलिटर पे प्रिंसिपल के जो गाइडलाइंस हैं वो थोड़े से मैनिपुलेट, आई वुड से दैट ऑल्टर होने चाहिए, वो इस तरह से दैट जो आप पेड़ काट रहे हो तो देयर शुड बी अ रिकॉर्ड, there should be a record which is to be maintained. सिर्फ पेड़ लगाना is not something that should be done, but उस पेड़ लगाने के बाद से, बिकॉज हमको ही पता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने खुद का कोई बच्चा पाल रहे हैं या कोई हम लोग कोई पेट पालते हैं, वो है जैसे सर आप ही का एक बहुत ही अच्छी लाइन थी दैट वी शुड पेट अ ट्री। तो सर इफ यू आर डूइंग दैट, अगर आप एक पेड़ काट के 10 पेड़ लगा रहे हो तो लगाना इज नॉट एनफ, बट उसकी केयर करना वुड बी द बेसिक नीड, सस्टेनेबल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और जो रही बात एडवोकेट्स की, तो सर मेरा ये मानना है कि जो एडवोकेट्स हैं हु आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दे शुड बैक द यंग लॉयर्स दैट you do this, you work in favor for the environment and I would be paying you. For example, if they ask their juniors and the law students who have a stable background and who are working under a senior lawyer or something, so they should be backed up with that, because sir हमें अगर किसी को encourage करना है तो उसको encourage करने के लिए we all are concerned about the environment, but sir अगर कोई उस चीज का प्रॉफिट नहीं होगा या उस चीज, वी ऑल नो दैट इन लॉन्ग रन इट हैज अ प्रॉफिट, बट सर अगर यंग लॉयर्स जो होंगे, जो बड़े लॉयर्स हैं, वो खुद में इतने व्यस्त हैं दैट दे डोंट हैव मच टाइम, बट आई थिंक दैट दे शुड ट्राई टू ब्रिंग आउट सम टाइम फॉर दैट, बिकॉज नेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। बट सर जो यंग लॉयर्स हैं उनका दिमाग यंग है एंड दे कैन कम अप विद सॉल्यूशन which as far as I believe would be far more sustainable and implementative. थैंक यू सर। सस्टेनेबिलिटी इटसेल्फ मींस कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी वो सारी चीजें मिले जो प्रेजेंट जनरेशन को मिल रही है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम जो यंग लॉयर्स हैं उनको इस फील्ड में मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, तो शायद बेहतर सॉल्यूशंस आएंगे और सस्टेनेबली हम लोग ऐसे लिटिगेशंस अपने कोर्ट्स में भी पाएंगे जिसकी जरूरत है आज इस देश को। अरुण, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी एक सेपरेट फील्ड होनी चाहिए या कुछ इस तरीके के लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट्स को एक गैदरिंग करके, सेमिनार्स करके या वर्कशॉप्स करके इस पे अवेयरनेस तो फैलाना ही चाहिए, प्लस एनवायरनमेंट एज अ फील्ड ऑफ लिटिगेशन भी आप चूज कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है अभी हमारे देश में? सही है, एक्चुअली पॉसिबल अभी तो नहीं है, क्योंकि बात है कि कोई भी इंसान जब पढ़ता है, लिटिगेशन में जाता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपना सर्वाइवल अपना काट सके। अब बात है कि जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज पे हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज के भी कई प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर वो कुछ रिसोर्सेज यूज करे तो उसके रिगार्डिंग उन्हें दूसरे एक्ट करने होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हों। तो बिल्कुल वैसे ही हम लॉ फर्म्स के लिए भी हो सकते हैं कि अगर वो लोग अपने लिटिगेशन पे काम कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे उनको थोड़े बेनिफिट्स मिले। अब जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट के साथ काम लेंगे। और बात है, कई सारे पैरालीगल एसोसिएट्स होते हैं, लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सीखने का शौक होता है, वो लोग इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सीखने का उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन बात है कि जब तक किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई भी बगैर बेनिफिट के उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, भले उसका कितना भी इंटरेस्ट हो, वो चीज़ करना चाहता हो लेकिन वो नहीं जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो ताज़ा एनवायरमेंटल लॉ पढ़ते हैं,
क्या लगता है आपको अरुण कि वो किस तरीके से इसमें सहायक हो सकते हैं? क्या वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं हमारे देश की गवर्नमेंट को, लॉ कमीशंस को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि और स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए जाएं हमारे देश के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, देश के क्या एनवायरनमेंट तो पूरे विश्व का है, लेकिन मेजरली जो हमारा देश जिन प्रॉब्लम से जूझता है, एक तरफ स्कार्सिटी रहती है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ आ जाती है, तो उस चीज को लेते हुए जो यंग लॉयर्स हैं या जो यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो अभी ताजा अभी कॉलेज में हैं और अभी अभी पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन को या फिर एनवायरमेंटल लॉज को, वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? आपका इस पे क्या ओपिनियन है? फिर मैं आऊंगा ऋत्विक के पास। सर एक्चुअली वो लोग ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर नहीं है कि उन लोगों को अपने घर चलाना है, उनको सैलरी चाहिए, उनको कमाना है। उनके ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है जो उनको बोलेगा कि नहीं तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना है। उनका दिमाग पूरी तरह से फ्री होता है, तो वो अगर चाहें तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली इस पर एक्ट कर सकते हैं। वो लोग अगर चाहें तो वो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं, इसमें रिसर्च कर सकते हैं और बेटर रिसर्च कर सकते हैं देन किसी एडवोकेट, बिकॉज एडवोकेट को अपनी लाइफ भी कवर करना है, उसको अपना सर्वाइवल भी देखना है, अपनी लिटिगेशन भी देखनी है। यस सर। तो उस हिसाब से एक जो स्टूडेंट है उसको डिपेंडेंट लाइफ जी रहा है, लेकिन ये है कि वो रिसर्च वर्क और इन सब कामों में ज्यादा एफिशिएंटली एक्ट कर सकता है देन ए लिटिगेटर, बिकॉज एक एडवोकेट या फिर कोई भी लीगल ऑफिसर इस पे इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा देन ए स्टूडेंट। ऋत्विक, आपको क्या लगता है कि ऐसे स्थिति में जो लॉ कॉलेजेस हैं उनका क्या रोल हो सकता है कि वो किस तरीके से एनकरेज कर सकते हैं अपने यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं लॉ स्टूडेंट्स को? फिर क्या वो ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट काइंड ऑफ लॉयर्स को या ऐसे लॉयर्स जो इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस देते हैं इंडस्ट्रीज में, उनको इनवाइट करके लॉ स्टूडेंट्स को और अवेयर कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से और मेजर्स लिए जा सकते हैं कॉलेजेस के द्वारा जिससे कि जो लॉ स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है इन्वायरमेंटल लॉ वो हेल्प कर सके इन्वायरमेंट को लेकर के? सर थैंक यू सर। मेरे अकॉर्डिंग तो सर मेरा एक पॉइंट ये है कि जो आपने बात कही दैट हाँ कि कॉलेजेस इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, डेफिनेटली वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, बिकॉज कॉलेज के पास रिसोर्सेज हैं जो कि नॉर्मल जनरली कई लीगल स्टूडेंट्स के पास नहीं होते। तो कॉलेजेस जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल वर्कशॉप्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, या कुछ ऐसे लीगल वो एक्टिविस्ट हो गए जो एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, उनको इनवाइट करके बच्चों को और इनकरेज कर सकते हैं। बट उससे पहले सर, एज वी ऑल नो दैट रूट कॉज जो बच्चे इसके लिए इतने लीनियंट हैं वो ये है दैट जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं, इवन एनवायरमेंटल एजुकेशन और एनवायरमेंटल लॉ समथिंग, तो वो इतने कैजुअल रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल टाइम से भी हम लोग ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस और ये सब पढ़ते आ रहे हैं। बट स्कूल टाइम से ही बच्चे इतने इग्नोरेंट रहे हैं, इतना लीनियंटली पढ़ाया गया है दैट इट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट। तो जब तक कॉलेजेस बच्चों के मन में वो इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे, जो बच्चे फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो उसमें से शायद 5-6 लोग ऐसे होंगे दैट हु आर रियली कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। बट अगर हम जब तक हम लोग वो प्रॉपर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट हर बच्चे के अंदर नहीं जगाएंगे, तब तक वो चीज़ आप कितनी भी कोशिश कर लो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बिकॉज सेमिनार्स हो, वर्कशॉप्स हो, कई लोग वो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी सिर्फ इसलिए कर दें ठीक है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हमें वो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और वो माइंडसेट चेंज कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब वो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको वो सिर्फ एक बुक वॉर्म की तरह पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको वो चीज़ फील कराई जाएगी दैट नहीं, दैट एनवायरनमेंट का बेटरमेंट ज़रूरी है। और कैसे ज़रूरी है? वो जब हम सब खुद काम करेंगे, एक साथ मिलके कुछ एफर्ट्स करेंगे, इस तरह से ज़रूरी है और तभी वो बेटर होगा। इसमें मुझे लगता है कि अगर कॉलेज के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो स्टूडेंट्स ही हैं। ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स है कॉलेज के पास, और अगर इन्वायरमेंटल लॉज पढ़ाए जा रहे हैं तो उस पर अगर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएं लॉ स्टूडेंट से, प्रैक्टिकल रिसर्च कराई जाए और उनसे ही रिक्वेस्ट किया जाए, या फिर कॉलेज की फंडिंग्स के थ्रू, या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस में होते हैं जिनके थ्रू एटलीस्ट एक एक पौधा हर एक बच्चा अगर लगाए कॉलेज में या कहीं भी, और उसको सस्टेनेबली उसको पाले पोसे बड़ा करे, तो भी मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा काम लॉ कॉलेजेस या लॉ स्टूडेंट्स के थ्रू हो सकता है। आपको क्या लगता है अरुण इस पे? सर एक्चुअली सर लॉ प्रोफेशन एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है।
बट आजकल इसको सिर्फ एक लिटरेचर से रिगार्डिंग कोर्स कर दिया। हम लोग कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कई सारे प्रोविजंस पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इवन तो कई सारे लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि 302 में मर्डर की पनिशमेंट है और 300 में मर्डर। तो सर जब हम लोग ऐसे कई सारे चीजें पढ़ रहे हैं, हम लोग उसका एग्जीक्यूशन नहीं जानते हैं, तो अगर हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने को भी मिलेगा तो ऑब्वियसली हम लोग उसको प्रोजेक्ट बना देंगे, लेकिन उससे हमारा माइंड स्टेट नहीं चेंज होगा। मेन नहीं, जो चीज जो हमारा प्रोजेक्ट्स काम हो होना वो प्रोजेक्ट्स ऐसे ना हो जो कि रिटन हो, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स अपनाए जाएं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके क्या स्ट्रिंजेंट लीगल कंप्लायंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं एक लॉ स्टूडेंट के द्वारा, कि अगर ये लीगल कंप्लायंस कोई भी कंपनी या कोई इंडस्ट्री नहीं करेगी तो वो इंडस्ट्री तुरंत बंद हो जानी चाहिए। इस तरीके की रिसर्च और इस तरीके के जो कंपैरेटिव रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा, मेरे ख्याल से उससे भी कॉलेजेस के मदद से और लॉ स्टूडेंट्स की मदद से हमारे देश की गवर्नमेंट को नई इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनाने में हेल्प मिल सकता है। यस सर, बट प्रोजेक्ट्स भी सर देखिए, जब कोई कोर्स करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कोर्स खत्म करे। वो उसमें सीखना उसको तब होता है सर, जैसे कोई इंसान जब सेमेस्टर्स दे रहा होता है वो सेमेस्टर की प्रिपरेशन करता है, चाहे उसमें कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव सेमेस्टर खत्म करना होता है। लेकिन उसके बाद जैसे इंसान इंटर्नशिप करता है, उसमें उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सीख रहा है वहाँ पे। तो अगर हम लोग ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें जहाँ पे बच्चे जाके ये सब चीज़ें बेटर सीख सकें, क्योंकि सर जब बच्चे एनजीओ जाते हैं वहाँ पे वो जाके एनजीओ के क्या ऑब्जेक्टिव है उसको ज़्यादा अच्छे समझते हैं, ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर ऐसे ही अगर वो लोग इससे रिलेटेड इंटर्नशिप्स करते हैं, उसमें सीखते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा बेटरमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बात है सर, सब बच्चों को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता जिस चीज़ में होना चाहिए। जैसे हो सकता है कि सब लोग इस टाइप की सोच ना रखते हो कि हम लोग को एनवायरनमेंट पर ध्यान देना है, लेकिन बात है जिन लोगों की सोच है वो लोग भी उस जगह पे नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं कि ऐसे वो कर सकते हैं। तो इससे जिनको इंटरेस्ट है, जिनको नॉलेज है, वो लोग उधर जा सकते हैं। फाइन, एक फाइनल कट आप लोगों से लेना चाहता हूं मैं, तो क्या आप लोगों को यही लगता है कि लॉ फर्म्स की ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे अगर रखी जाए तो बेहतर होगा बनस्पत कि हम लॉ कॉलेजेस पे ज्यादा जिम्मेदारी दें? और एक फाइनल बाइट छोटा सा मैं आप लोगों का लेना चाहूंगा कि आखिर में आप अपने स्तर पे एज अ लॉ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट सिनारियो में? पहले मैं ऋत्विक से पूछना चाहूंगा। सर मेरे अकॉर्डिंग दैट एनवायरनमेंट का यूटिलाइजेशन और एनवायरनमेंट जैसे हमारा जो नेचर है उसका यूटिलाइजेशन और नेचर में रहना, वो सबका बराबर अधिकार है उसके ऊपर, तो जिम्मेदारी भी सबकी बराबर ही बनती है। जैसे कि आपने बताया कि कॉलेजेस कि वो ऐसे कुछ फंड्स अरेंज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कई कॉलेजेस ऐसे हैं स्पेशली जो लॉ स्कूल्स हैं, वो लीगल एड कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस लीगल एड कैंप में या तो वो ऐसा कुछ इंडिविजुअल कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और अगर नहीं तो उस लीगल एड कैंप में ही वो एक छोटा सा ऑप्शन और डाल दें दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whosoever would be going wheresoever they have to plant a tree there। और उसके बाद से उसकी केयर कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, ये बच्चों के ऊपर है, लेकिन करनी है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इससे बेटर क्या हो सकता है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कि आपने एक प्लांट लगाया, यू हैव टू डू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट प्लांट। सर अगर हम फॉर एग्जांपल एक क्लास में 100 लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम 5 ईयर कोर्स है और 3 ईयर कोर्स है व्हाटसोएवर दे आर डूइंग, अगर 5 साल में 100 बच्चे एक पेड़ भी लगाते हैं, बस 5 साल केयर करना, आई थिंक दैट इट इज नॉट अ बिग डील। एक पेड़ तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लॉ स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ये एक ऐसा एफर्ट है जो हर लॉ स्टूडेंट इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है, बट वो तब तक उसके लिए लीनियर नहीं होगा जब तक, मैंने जैसे कहा, जब तक उसके लिए कुछ प्रेशराइजेशन नहीं होगा। मैंडेटरी कर दीजिए उस चीज को दैट हाँ आपको पेड़ लगाना है, 5 साल आपको उसकी केयर करनी है, और 5 साल बाद उस पेड़ की जो हालत होगी वो बताएगी कि हाँ दैट आपने क्या एफर्ट्स किए हैं, दैट इज योर प्रोजेक्ट। और ईयरली आपको उस पेड़ की रिपोर्ट देनी है दैट हाँ वो ये था, मैंने उसकी केयर करी, इस तरह से करी। इट इज नॉट अ बिग डील, बट सर 5 ईयर्स एक पेड़ मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज है। एटलीस्ट एक कोर्स करते वक्त हमने एक पेड़ लगाया तो 100 बच्चों ने 100 पेड़ तो लगा ही दिए। Arun, what's your take on this? That how you individually can do this Sir, thing? और आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा जिम्मेदारी ले सकता है? लॉ फर्म ज्यादा जिम्मेदारी ले सकती हैं या लॉ कॉलेजेस? एक्चुअली सर
इंडिया की इकोनॉमी मेजरली इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है। उसमें कॉलेजेस भी आ जाते हैं, उसमें लॉ फर्म्स भी आ जाते हैं, जिसमें सब किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री, इवन एज इंडिविजुअल, अगर वो इकोनॉमी में पैसे कमा रहा है तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज यूज़ कर ही रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरे हिसाब से कॉलेजेस और या लॉ फर्म या कोई सी भी इंडस्ट्री अगर वो थोड़ा भी कर रही है तो उससे इन्वायरमेंट के बेटरमेंट में ही काम होगा। अगर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स होते हैं और लॉ फर्म्स में एडवोकेट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयज़ होती हैं, अगर वो लोग अपने दिन का 15 मिनट भी एक प्लांट को देते हैं तो बहुत कुछ बेटरमेंट के लिए हो सकता है। फाइन। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि अगर हम लोग अपने दिनचर्या में ही इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को, इन्वायरमेंट के सेफगार्ड को लाते हैं, जैसा कि अरुण और ऋत्विक ने यहाँ पे कहा कि सबकी बराबर जिम्मेदारी है, और अगर हम दिन भर में मात्र 15 मिनट ही इन्वायरमेंट को दे दें तो भी हमारे विश्व का इन्वायरमेंट बेहतर हो सकता है। हमारे देश जो स्कार्सिटी और बाढ़ से जूझ रही है वो भी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज में चेंजेस ला सकती हैं, और गवर्नमेंट भी ऐसे मेजर्स ले सकती हैं जिसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट में स्कार्सिटी और फ्लड्स को मैनेज कर सकते हैं, कि अगर जहां पे फ्लड आ रहा है वहां के पानी को चैनलाइज करें उन एरियाज के लिए जहां पे ऑलरेडी स्कार्सिटी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पैनल डिस्कशन पसंद आया होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस पैनल डिस्कशन सो प्लीज डू लाइक and do share this panel discussion so that more people can join into this movement. Thank you.